घर के चूल्हे चौके से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो, हवाई सेवा हो या फिर खेल का मैदान हो, महिलाओं ने सफलता का परचम हर जगह लहराया है। इन्हीं सब सफलताओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है सुनीता दुग्गल, जो कि हरियाणा के सिरसा के लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने के पहले दर्शकों को उनकी जीवन के अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से सांसद सुनीता दुग्गल 2019 में लोकसभा सीट पर पहली बार उम्मीदवार बनी और पहली बार में ही जीत का परचम बुलंद किया। निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1968 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। सुनीता दुग्गल ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सुनीता मेरी ऐसी फ्रेंड है कि आज भी अगर घर की भी कोई बात करनी हो ना तो हम एक दूसरे को ही कॉल करेंगे। सबसे पहले जब बीएससी में थे तब इकट्ठे थे, एमएससी में थे तो इकट्ठे थे, लेकिन उस टाइम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे और ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड नहीं थी। लेकिन सुनीता तो कहती थी कि वो शुरू से ही कैरियर ओरिएंटेड थी कि मुझे तो कुछ बनना है। हमारी जैसे शादी होगी, बच्ची होगी, लेकिन वो तो ये था कि ना कुछ बनेंगे फिर शादी करेंगे। तो ये उसकी प्रायोरिटी थी और इसने बिल्कुल अपना जो अर्जुन की तरह से जो ना चिड़िया की आंख दिखती होती है, उसने अपनी ज़िंदगी में वही फॉलो किया। उनका एक संपूर्ण सफल जीवन है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में वो बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने जो है उसको पूरा किया। एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, फिर एक ब्यूरोक्रेट के रूप में बहुत सफलता अर्जित की और अब एक राजनीतिज्ञ के रूप में। मतलब कि ऐसी सफलताएं बिरले ही व्यक्तियों की होती हैं और इसको हम संपूर्ण जीवन कहते हैं। सुनीता दुग्गल के परिवार में कई नौकरशाह रहे हैं। वो खुद 22 सालों तक आयकर अधिकारी रह चुकी हैं, लेकिन राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने अपने पद से वीआरएस ले लिया था। मुझे काफ़ी गौरव महसूस होता है कि मेरे विद्यालय की छात्रा जो कि एक आईआरएस थी, वहाँ से उन्होंने रिजाइन करके और वो पॉलिटिक्स में गई और आज भारत के शिखर पे बैठी है। एक गौरव का विषय है और मैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ जहाँ वो पढ़ के निकल के गई। सुनीता दुग्गल की शादी 25 जनवरी 1996 को राजेश दुग्गल से हुई, जो खुद पुलिस अधीक्षक हैं, जिन्होंने सुनीता का हर कदम पर साथ दिया। सुनीता दुग्गल ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2014 रतिया विधानसभा सीट से की थी, जहां उन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन इस हार से वो निराश नहीं हुई और 2019 में और बड़ा लक्ष्य तय किया और वो सिरसा लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा सदस्य बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरी और चुनाव में शानदार जीत हासिल की। सुनीता दुग्गल जी का सफ़र बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन हम उनसे जानना चाहते हैं कि एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर वीआरएस लेके राजनीति में कैसे आए और उनके जो संघर्ष हैं वो क्या थे। सुनीता जी जानना चाहते हैं, आप जैसे एक सक्षम ऑफिसर रेवेन्यू सर्विसेज में वीआरएस लेके फिर राजनीति में आते हैं, क्या ये आपका लक्ष्य था या कुछ ऐसा अनुभव जिसके वजह से आप आज पार्लियामेंट में बैठे हैं? हाँ शाइना जी, क्या है कि हर किसी भी आप फील्ड में जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह तो रहती है। मुझे लगता है कि जब मैं एक ऑफिसर थी तो एट दैट टाइम मैं बहुत सी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ी हुई थी जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था किसी के लिए कुछ करना, चाहे हम ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें
या कि हम जो एडल्ट एजुकेशन की बात करें, और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी कि जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी ड्यूरिंग माई, जब मैं एक ऑफिसर थी। तो मुझे लगता है कि शायद वो उसी वजह से ही जो है मैं राजनीति की तरफ प्रेरित हुई, और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, कि जिस तरह से उन्होंने जो है पहले गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो इतना अच्छा काम किया, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के तौर पर, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो कलेक्टिवली जब इकट्ठा होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का होता है जो मेरे साथ हुआ, और मैंने अपने जो ऑफिसर लाइन को तिलांजलि देकर और राजनीति में प्रवेश किया। लेकिन 2014 में आप इलेक्शन हारे, असेंबली के इलेक्शन, और फिर 2019 में पार्लियामेंट में आपके सामने एक दिग्गज नेता और उसको हराना। नॉर्मली कहा जाता है कि महिलाओं को वही सीट देते हैं जब वो हारते हैं या जहां जीतने की संभावना कम है। आपने तो कर दिखाया। क्या था इसके पीछे पूरा सच्चाई? शाइना जी, एक्चुअली 2014 में जब मैंने वीआरएस लिया तो एट दैट टाइम भी मुझे सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ना था, और टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के बने कि मेरा जो रेजिग्नेशन है या कि जो वो उसमें डिले हो गया, और वो डिले होने की वजह से पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें जो है वो डिसाइड हुआ कि इस सीट को हम अलायंस पार्टी को दे देते हैं। तो वो स्वैप हो गया और वो टिकट जो है वो अलायंस पार्टी को चला गया। और आप ये देखिए कि नेक्स्ट डे मेरे हाथ से जॉब भी चला गया और इसके साथ साथ जो है मेरे हाथ से टिकट भी चला गया। तो लेकिन ठीक है, मुझे ये लगा कि जैसी अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होती। आप मेहनत कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन फाइनली जहां आपको आपकी डेस्टिनी लेकर जाती है तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने उसको स्वीकार किया, और उसके बाद जब हमारे उस समय में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राजनाथ जी, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें और बहुत जल्द जो है आपके हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हम आपको विधानसभा चुनाव जो है वो लड़वाएंगे। आप ये देखिए कि उसके बाद मैंने पार्टी के साथ जो है वो रहकर जो लोकसभा के चुनाव थे 2014 में, तो मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बनारस में कन्वेंसिंग किया वहाँ पर, और लखनऊ में मैंने राजनाथ जी के लिए कन्वेंसिंग किया, और हमारे हरियाणा में भी मैंने जो है वो कन्वेंसिंग किया। और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुझे जो हमारी सिरसा लोकसभा है उसी का ही एक विधानसभा रतिया से मुझे टिकट मिला, और मैंने वहाँ पर पूरे संगठन के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर शोर के साथ वहाँ पर जो है वो मेहनत की, और हम लोगों ने 50,500 वोट लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये कहिए कि अभी डेस्टिनी नहीं थी, तो 435 वोट से जो है मैं वो चुनाव हार गई। और जैसा आपने कहा कि उसके बाद सिरसा लोकसभा से लड़े, और वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे जी, वो मेरे अगेंस्ट थे। लेकिन मुझे लगता है कि दिग्गज कोई नहीं होता, दिग्गज आपको जनता बनाती है। अगर जनता जो है आपके साथ है तो आप दिग्गज हैं, अगर जनता आपके साथ नहीं है तो फिर कहाँ के दिग्गज हैं। तो इसलिए मेरे मन में कहीं इस तरह की कोई भावना या कोई बात नहीं आई कि मेरे सामने जो है वो एक पार्टी के जो है राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मुझे जनता का विश्वास, जनता का प्यार, और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उस समय में आप ये देखिए कि सभी लोगों के मन में ये था कि हमें मोदी जी को जो है वापस नेतृत्व सौंपना है 2019 में भी, तो वो सब चीज़ों को मिलाकर जो है हमने जीत दर्ज की। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुनीता दुग्गल से बातचीत का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेके इतना बड़ा बवाल, क्या हरियाणा के कृषि क्षेत्र के जो महिला और पुरुष हैं वो ये फार्म लॉज से खुश हैं, या फिर ये जो आंदोलन हम देख रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है? शाइना जी, मुझे लगता है कि अगर आप इसको बारीकी से और नज़दीक से देखें तो इसमें पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें किसान बिल्कुल नहीं है, किसान भी इसमें है, लेकिन उनको जिस तरह से बरगलाया गया है, उनको जिस तरह से बहकाया गया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि जो ये फार्मर के जो ये लॉज आए हैं, ये कानून जो है आपके लिए ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो इनका इस्तेमाल करें, अगर आप नहीं चाहें तो जो स्टीरियोटाइप तरीके से पहले खेती होती रही है आप उस तरीके से करिए। अभी आप देखिए कि रिसेंटली बहुत अच्छा जो एक ODOP के नाम से स्कीम आई है, जिसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसमें आप ये देखिए कि इतनी अच्छी स्कीम है ये, पहले कभी नहीं किसी ने इसके बारे में सोचा। 70 साल से जो एक सिस्टम चला आ रहा था कृषि का, हम सबने नोटिस किया कि उससे हमारे किसान भाइयों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो इसीलिए जो है इनको लाने की जरूरत पड़ी। और ये भी हमने ऑप्शनल रखा है कि अगर आपको लगे कि इसके लाने से या इसके करने से आपको फायदा हो रहा है तो आप करिए, अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है तो आप पहले की तरीके से, परंपरागत तरीके से अपनी खेती को आगे बढ़ाइए। जो ODOP के बारे में मैं आपको बता रही थी, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक सिरसा डिस्ट्रिक्ट, एक फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट और एक जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा क्षेत्र है नरवाना, वो इसके अंडर आता है। तो देखिए कि सिरसा में, क्योंकि वहां पर अब कुछ हमारे किसान भाइयों ने कीनू की खेती जो है वो करके काफी आमदनी जो है उन लोगों को अब प्राप्त हो रही है और वो दे आर वेरी हैप्पी। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन है? क्योंकि एक तरफ बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री ने फ्रीबी सब्सिडी सॉप्स को न देखते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग, बेटर क्रॉप्स, बेटर वायबिलिटी, लेकिन ये हमारे किसानों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ये आंदोलन। सरकार की जो ये योजनाएं आ रही हैं, इनका फायदा जब हमारे किसान भाइयों को मिलने लगेगा तो धीरे धीरे उनको महसूस होगा कि ये एजिटेशन जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा था और सरकार की मंशा जो है वो उनकी आमदनी को बढ़ाने की है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिरसा में कीनू की खेती बहुत अच्छे से हो रही है और उसी को ही ODOP में वहां का प्रोडक्ट रखा गया है कि कीनू अगर आप सिरसा में लगाएंगे तो आपको सरकार की तरफ से बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। फतेहबाद के लिए सिट्रस को रखा है और हमारे जींद डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो वहां पर पोल्ट्री फार्म को रखा है और इसके साथ साथ मीट के लिए रखा है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसी चीजें पहले कभी नहीं सोची गई और धीरे धीरे जब हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में पता लगेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी और उनको लगेगा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा था और इसकी वजह से ये आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। सुनीता जी, पोल्यूशन को लेके एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह उठता है हरियाणा को लेके खास तौर पे। क्या आपको लगता है इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता है या नेतृत्व में कहीं कमी पड़ी है, और नेतृत्व में कमी पड़ी है तो क्यों? क्योंकि आपके यहाँ तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार में एक ही सरकार है, तो क्या आपको लगता है आते हुए दिन में हमें करना चाहिए पर्यावरण के लिए?
पर्यावरण के लिए देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और क्योंकि कार्बन एमिशन जो है उसको हमें कंट्रोल करना है, तो ऐसे उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सौभाग्य से अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो हमारे इंडिया का नंबर बहुत नीचे आता है, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है बहुत ज़्यादा अवेयर है इस बात को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, और इसलिए जो है पहली बार आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कच्छ में बहुत बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वहाँ पर सोलर प्लांट और विंड प्लांट जो है वहाँ पर लगाया है, जहाँ से मुझे लगता है कि शायद 18,000 जो है के करीब वहाँ पर जो है किलोवाट जो है वहाँ से एनर्जी हमें मिलेगी। तो इस तरह के जो है जगह जगह पर अगर लगाए जाएंगे, हमारे किसान भाइयों के लिए भी जो है योजना है कि अगर वो अपने खेतों में जो है वो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं तो उनको बहुत से लाभ जो है वो मिल सकते हैं। तो ये कलेक्टिव मुझे लगता है कि हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट जो रहने के लायक ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे 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 पॉसिबल हो पाएगा। तो आपके क्षेत्र में महिलाओं की बात करें तो उनके योजनाएं कौन से ऐसे हैं केंद्र से जिनका फ़ायदा आपको हुआ है आपके क्षेत्र में, और क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स के नज़र से हरियाणा के गिने चुने महिलाओं को याद करें या कुछ अन्य आपने सोचा है आपके वोटर्स के लिए? देखिए, मेरी लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर हम लोगों की कोशिश है बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको डेवलप करने की, और वो हम लोग कर भी रहे हैं और हो भी रहा है, क्योंकि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना के तहत वहाँ पर अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है वहाँ का शुभारंभ जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई डिस्ट्रिक्ट्स में किया, जिसमें सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, टोहाना में भी हुआ, और हमारी कोशिश है कि ये सभी सब डिवीजन लेवल पर भी जो है वो इस तरह की कैंटीन बने। शायना जी, उसमें आप देखिए सिर्फ 10 रुपए में जो है आपको 4 चपाती, चावल, राइस, और जो ये राइस के साथ साथ आपको सब्जी और उसमें दाल, ये सब आपको उसमें प्रोवाइड करवाया जाता है सिर्फ 10 रुपए में, और उसमें जो है खाना पकाने से लेकर खाना परोसने तक सब महिलाएं इन्वॉल्व हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से और भी जो भी कई छोटे छोटे जो काम होते हैं महिलाएं जो हैं उसमें आगे आ रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। तो हमारी कोशिश है कि महिलाएं जो हैं वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें हमारी महिलाओं का इस तरीके से बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सुनीता जी, हम जानते हैं कि आप एक प्रतीक हो, एक मिसाल हो हरियाणा की महिलाएं के लिए नहीं, देश की महिलाएं के लिए। आपके क्षेत्र के लड़की जो देख रही है इस कार्यक्रम को, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, उन बच्चियों को संदेश देने के लिए भी जो है हमें राजनीति में आना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो हमको देख के, हमारा एग्जाम्पल लेकर जो है, उदाहरण लेकर वो आगे बढ़ सकती हैं कि हमने, अगर हम ठीक हैं शायना, तो किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती कि कोई आपके ऊपर जो है उंगली उठा जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप कैरेक्टर से स्ट्रांग हैं, तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। और इसके साथ साथ आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार में आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके पति, आपके बच्चे, वो सब आपको सपोर्ट करें। और अगर आप किसी नेक काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि फिर जो कहते हैं कि सभी कायनात आपकी हेल्प करने के लिए जुट जाती है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि महिलाओं के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा संघर्ष तो लगता है, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो वो चैलेंजिंग तो है। और एक और बात है कि क्योंकि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और पॉलिटिक्स में भी जो है वो मैन डोमिनेटिंग आप ये कहीं के भी एरिया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमारे बहुत से काउंटर पार्ट जो हमारे साथ में हमारे जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं काम करने वाले, उन लोगों को कहीं दिक्कत आती हो कि जो है हम आगे बढ़ सकते थे कि ये यहाँ पर क्यों आ गए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फोकस जो है वो इस तरफ रखना चाहिए कि हम इधर उधर ना देखकर अपनी जो है फोकस हमारा एक तरफ होना चाहिए और हम अपनी मेहनत करें और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते जाएं। और अंत में सिर्फ एक सवाल, सुनीता जी का सपोर्ट सिस्टम कौन है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि सपोर्ट सिस्टम आपका परिवार होता है, और इसके साथ साथ संगठन आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, और इसके साथ साथ जो है वो पब्लिक एट लार्ज, जिसकी वजह से आप जो है एक नेता होते हैं, उनका बहुत सपोर्ट जो होता है, उसकी वजह से आप कहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं बहुत इस मामले में सौभाग्यशाली हूं कि महिलाओं का, बच्चों का,
नौजवान जो हमारे बच्चे हैं उनका, बुजुर्गों का, उन सब का सपोर्ट, उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है और उन लोगों की बदौलत ही जो है मैं आज यहाँ तक पहुँची। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। तो ये थी सुनीता दुग्गल जी की कहानी और आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा। आज के शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और उनसे जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।